नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम एक ऐसे दौर पे बात करने वाले हैं जिसने आगे चलकर आज़ादी की पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। ये समय था 1885 से 1916 का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। सही कहा, ये फॉर्मेटिव ईयर्स थे कह सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस दौर की अहम घटनाओं, तारीख, लोगों का जिक्र है और साथ ही 1905 से 1916 के बीच राष्ट्रवाद कैसे पनपा, इस पर भी काफी गहराई से बात हुई है। हाँ, खासकर बंगाल विभाजन से लखनऊ समझौते तक का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे वो राजनीति जो शुरू में सिर्फ चिट्ठियां लिखने, याचिकाएं देने तक थी, हाँ, प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट वाली, बिल्कुल, वो कैसे धीरे धीरे सड़कों पर आई, आंदोलन बनी और फिर स्वराज की मांग कैसे बुलंद हुई, क्या बदलाव आए, कौन थे वो चेहरे। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना से बात करते हैं। 1885 में बनी कांग्रेस, WC बैनर्जी पहले अध्यक्ष और AO ह्यूम का नाम भी जुड़ता है इसके गठन से। हाँ, उन्हें जनक माना जाता है और ये भी याद रखना चाहिए कि उस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। हाँ, ये दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये कांग्रेस का शुरुआती दौर था जिसे नरमपंथी या उदारवादी दौर कहते हैं। करीब 1905 तक चला ये। इनकी रणनीति क्या थी? वो 3P आपने कहा? हाँ, 3P, प्रेयर यानी प्रार्थना, पेटिशन यानी याचिका और प्रोटेस्ट यानी विरोध। इनका मानना था कि भाई अगर ब्रिटिश सरकार को तरीके से, कायदे से अपनी बात समझाएं तो सुधार हो सकते हैं। वो ब्रिटिश जस्टिस में यकीन रखते थे। और इस दौर के बड़े नेता कौन थे? किन के नाम आते हैं जहन में? देखिए, बड़े नाम थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ये सब काफी पढ़े लिखे लोग थे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनकी किताब भी बहुत जिक्र में आती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, और वो किताब सिर्फ किताब नहीं थी, उसने अंग्रेजी राज का एक अलग ही चेहरा दिखाया। उसी में उन्होंने वो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का सिद्धांत दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक तर्क नहीं था। इसने पहली बार अंग्रेजी राज की नैतिकता पर, उनकी न्यायप्रियता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई भारत का पैसा, भारत के संसाधन, वो इंग्लैंड जा रहे हैं और यही हमारी गरीबी की असली वजह है। अच्छा, तो इसने लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि ये गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं है। हाँ बिल्कुल, कि ये एक नीति का नतीजा हो सकती है। और शायद यहीं से जब सालों तक याचिकाएं देने से कुछ खास नहीं बदला तो लोगों में, खासकर नौजवानों में, एक बेचैनी शुरू हुई। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलेगा। इसी हताशा ने, आप कह सकते हैं, आगे चलकर राष्ट्रवाद के ज्यादा जोशीले रूप के लिए जमीन तैयार की। और यहीं से आते हैं गरमपंथी, जिन्हें हमारी जानकारी असर्टिव नेशनलिस्ट्स भी कह रही है। बिल्कुल, नरमपंथियों के तरीकों से अलग ये लोग अब सीधी कार्रवाई और ज्यादा मुखर होकर अधिकारों की मांग कर रहे थे। और इनमें सबसे बड़ा नाम शायद बाल गंगाधर तिलक का था। हाँ, तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, क्या नारा था। उन्हें लोकमान्य भी कहते थे। सही कहा। और वो अकेले नहीं थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनके साथ मिलकर वो तिकड़ी बनी लाल बाल पाल। हाँ, लाल बाल पाल। ये गरमपंथी नेता अब सिर्फ सुधार नहीं बल्कि स्वराज जाते थे, अपना राज। सही। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी भी अपना गुरु मानते थे, वो नरमपंथी खेमे में ही थे, वो गरमपंथी नहीं थे। लेकिन ये तेवर क्यों बदला? अचानक से ये गरमपंथी सोच क्यों हावी होने लगी? सिर्फ नरमपंथियों की नाकामी वजह थी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। जैसा हमारी जानकारी में भी है, 1905 आते आते कई चीजें एक साथ हो रही थी। एक तो हाँ, नरमपंथी तरीकों से निराशा थी। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा फैली, प्रेस का असर बढ़ा तो लोगों में राजनीतिक समझ बढ़ी, जागरूकता आई। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अब खुलकर सामने आने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत उदाहरण था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, हाँ, 1905, लॉर्ड कर्जन, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। बिल्कुल। और कर्जन का तर्क क्या था कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, भाई करीब 8 करोड़ की आबादी, प्रशासन चलाना मुश्किल है। लेकिन असली खेल तो कुछ और था। क्या था असली खेल? बंगाल उस समय राष्ट्रवादी सोच का, राजनीतिक चेतना का गढ़ था। हिंदू मुस्लिम एकता भी वहां काफी मजबूत थी। अंग्रेजों को यही बात खटक रही थी, तो उन्होंने सोचा इसको तोड़ो। अच्छा, तो बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। पूर्वी बंगाल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। असम, जहां मुस्लिम ज्यादा थे, राजधानी ढाका, और पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू ज्यादा थे, राजधानी कलकत्ता। मकसद साफ था, एकता तोड़ो, राष्ट्रवाद की कमर तोड़ो। लेकिन हुआ इसका उल्टा, है ना? कहते हैं इसी के विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। बिल्कुल उल्टा। अंग्रेजों के अंदाजे गलत साबित हुए। पूरे बंगाल में और देश के कई हिस्सों में भी जबरदस्त गुस्सा फूटा। लोग सड़कों पर आ गए। क्या क्या हुआ उस आंदोलन में? बहुत कुछ हुआ। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और यहीं से स्वदेशी और बहिष्कार, ये दो चीजें बड़े राजनीतिक हथियार बन गए। लोगों ने तय किया कि अपने देश की चीजें इस्तेमाल करेंगे, विदेशी माल नहीं खरीदेंगे। कमाल है, मतलब पहली बार आर्थिक राष्ट्रवाद का ऐसा जोरदार इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने देशभक्ति के गीत लिखे, लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी, और सबसे अहम बात, राष्ट्रवाद अब सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे तबके तक नहीं रहा। किसान, मजदूर, औरतें, छात्र सब इसमें शामिल हुए किसी न किसी तरह। और स्वदेशी उद्योगों को भी बढ़ावा मिला होगा फिर। बिल्कुल, जैसे आचार्य पीसी रे का बंगाल केमिकल्स या जमशेदजी टाटा का स्टील प्लांट, जिसकी नींव 1907 में पड़ी। हाँ, ये बात भी सही है कि आंदोलन का जोर बंगाल और कुछ बड़े शहरों में ज्यादा था, और गांव देहात के किसानों की भागीदारी उतनी नहीं थी जितनी बाद के आंदोलनों में दिखी। इसी माहौल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग भी बन गई। इसके पीछे क्या था? इससे भी आप उसी फूट डालो और राज करो की बड़ी तस्वीर में देख सकते हैं। बंगाल विभाजन ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में ये एहसास जगाया कि शायद उनके हित अलग हैं और उन्हें अपने लिए अलग राजनीतिक मंच चाहिए। अच्छा। आगा खां तृतीय जैसे नेताओं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनी, और अंग्रेजों ने इसे बढ़ावा दिया क्योंकि ये उनके हक में था कि राष्ट्रवादी आंदोलन एक न होकर बटा रहे। तो एक तरफ स्वदेशी से एकता की कोशिश, दूसरी तरफ ये बंटवारे की राजनीति। और कांग्रेस के अंदर भी खटपट चल रही थी। हाँ बिल्कुल। गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे थे, खासकर स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए, उसके लक्ष्य क्या हों, इन बातों पर। ये टकराव इतना बढ़ा कि 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ, वहां पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। नरमपंथी अलग, गरमपंथी अलग। रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे उस समय। ओहो, सूरत विभाजन, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। और ये दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद अब किस नाजुक मोड़ पर था। सिर्फ याचिकाएं काफी नहीं थी, पर सीधी कार्रवाई का रास्ता क्या हो, इस पर सहमति नहीं थी। और अंग्रेजों ने उन्होंने इस फूट का पूरा फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने तिलक जैसे गरमपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया, ये देश निकाला दे दिया, और नरमपंथियों को मतलब कुछ छोटे मोटे सुधारों का लॉलीपॉप दिखाया ताकि वो शांत रहें। इससे कांग्रेस कुछ सालों के लिए काफी कमजोर पड़ गई। और इन्हीं सुधारों की कोशिश में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाए गए। हाँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ऊपरी तौर पर तो कहा गया कि भारतीयों को शासन में थोड़ी और भागीदारी मिलेगी, लेकिन इसकी सबसे विवादित और सबसे दूर तक असर करने वाली बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पृथक निर्वाचक मंडल, इसका मतलब क्या था? ठीक ठीक। इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे, और सामान्य सीटों पर गैर मुस्लिम। इसने सीधे सीधे राजनीति को धर्म के आधार पर बांट दिया। लेकिन अंग्रेजों ने तर्क क्या दिया? इसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की जो नींव पड़ चुकी थी, उसे और मजबूत और गहरा कर दिया। इसके नतीजे बहुत खतरनाक हुए आगे चलकर। लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध तो रुका नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विरोध इतना जबरदस्त और लगातार चला कि आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अच्छा, रद्द हो गया। हाँ, लेकिन जो जहर घुलना था वो घुल चुका था। सांप्रदायिक सोच को जो बढ़ावा मिला, उसका नुकसान तो हो ही चुका था। और इसी साल एक और बड़ा फैसला हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। राजधानी क्यों बदली? कलकत्ता तो बड़ा सेंटर था। हाँ था, पर दिल्ली का अपना ऐतिहासिक महत्व था। मुगलों की राजधानी रही थी और शायद भौगोलिक रूप से भी देश के ज्यादा केंद्र में थी। लेकिन एक वजह यह भी मानी जाती है कि अंग्रेज शायद बंगाल के उस उबलते हुए राष्ट्रवादी माहौल से सत्ता का केंद्र दूर ले जाना चाहते थे। एक तरह का सांकेतिक कदम। हाँ बिल्कुल। इस पूरे दौर में, जैसे आपने कहा, नरमपंथी थे, गरमपंथी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हथियार उठाने की बात कर रहे थे, क्रांतिकारी। बिल्कुल थे। जब नरमपंथी तरीकों से निराशा हुई और गरमपंथी आंदोलन को भी कुचल दिया गया, तो बहुत से नौजवानों को लगा कि भाई शांति से कुछ नहीं होने वाला,
यहीं से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कहाँ सक्रिय थे ये लोग? बंगाल में अनुशीलन समिति, युगांतर जैसे गुप्त संगठन बने। महाराष्ट्र में विनायक सावरकर ने अभिनव भारत बनाया। पंजाब में भी ऐसी लहर उठी। इनका तरीका क्या था? मतलब क्या करते थे ये? इनका रास्ता अलग था। अंग्रेज अफसरों पर हमले करना, बम बनाना, हथियार जमा करना। जैसे अलीपुर बम कांड हुआ 1908 में, जिसमें अरबिंदो घोष भी गिरफ्तार हुए। हालांकि वो बाद में राजनीति छोड़कर अध्यात्म में चले गए। खुदीराम बोस जैसे कम उम्र के लड़के को फांसी दे दी गई। और विदेशों में भी कुछ कोशिशें हुई। गदर आंदोलन का जिक्र आता है। हाँ, गदर आंदोलन 1913, ये विदेशों में बसे भारतीयों की कोशिश थी। उनका मकसद था कि पहले विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाकर भारत में अंग्रेजी फौज में बगावत करा दी जाए। तो क्या ये क्रांतिकारी आंदोलन सफल रहे? मतलब कुछ बड़ा हासिल हुआ? देखिए, सीधे तौर पर तो अंग्रेजों ने इन्हें बड़ी सख्ती से दबा दिया, लेकिन इनका महत्व सिर्फ तात्कालिक सफलता या असफलता में नहीं है। इन क्रांतिकारियों का बलिदान उसने आजादी की लड़ाई की आग को जलाए रखा। उन्होंने ये संदेश दिया कि आजादी के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और इन्होंने भगत सिंह जैसे आने वाली पीढ़ी के क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। और ये उस वक्त के जो बड़े जन आंदोलन थे उनकी कुछ सीमाओं को भी दिखाते हैं कि शायद हर कोई शांति के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं था। तो 1910 का दशक शुरू होते होते कई धाराएं एक साथ चल रही थीं। नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी। फिर 1916 के आसपास होम रूल लीग का जिक्र है। वो क्या था? हाँ, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी माहौल में 1916 में तिलक, जो अब जेल से रिहा हो चुके थे, और एनी बेसेंट, एक आयरिश महिला थी जो भारतीय राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित थी और जुड़ गई थी। इन दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग शुरू की। अलग अलग? हाँ, तिलक की लीग अप्रैल में बनी, बेसेंट की सितंबर में। कुछ स्रोत बेसेंट की लीग का साल 1917 भी बताते हैं, पर 1916 ज्यादा माना जाता है। मकसद एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए भारतीयों के लिए होम रूल यानी स्वशासन हासिल करना। मतलब पूरी आजादी नहीं, स्वशासन। हाँ, उस वक्त मांग यही थी, डोमिनियन स्टेटस जैसा। उन्होंने युद्ध के समय का इस्तेमाल किया लोगों को राजनीतिक रूप से जगाने के लिए और स्वशासन के लिए दबाव बनाने के लिए। इसी माहौल में फिर अंग्रेजों की तरफ से 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, जिसमें भविष्य में जिम्मेदार सरकार देने का वादा किया गया। इसी के आधार पर फिर 1919 का एक्ट बना। और 1916 में ही लखनऊ समझौता भी हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन की दो बड़ी बातें थीं। क्या थी वो? पहली की जो नरमपंथी और गरमपंथी 1907 में सूरत में अलग हो गए थे ना, वो फिर से एक हो गए। कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई। ये बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी और शायद जिसके नतीजे ज्यादा दूर तक गए, वो ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अच्छा, कांग्रेस और लीग के बीच? हाँ, दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, जिनमें स्वशासन की मांग प्रमुख थी। उस वक्त इसे हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता की एक बड़ी जीत माना गया। लेकिन इसी समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वो पृथक निर्वाचक मंडल वाली मांग मान ली थी, है ना, जो 1909 में आई थी। हाँ, यही इस समझौते का सबसे विवादास्पद और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था। एकता की खातिर उस वक्त की जरूरत समझकर कांग्रेस ने उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसे वो पहले गलत मानती आई थी। तो इसका असर क्या हुआ? तात्कालिक तौर पे तो लगा कि हाँ चलो एकता हो गई, मिलके लड़ेंगे, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक बहुत खतरनाक रास्ता खोल दिया। इसने उस विचार को और पक्का कर दिया कि भाई भारत में अलग अलग धर्मों के राजनीतिक हित भी अलग अलग हैं, और अंग्रेजों ने आगे चलकर इसी बंटवारे का खूब फायदा उठाया। तो मतलब 1916 तक आते आते तस्वीर काफी बदल चुकी थी। अब सिर्फ अर्जियां नहीं थी, सड़कों पर आंदोलन थे, स्वदेशी बहिष्कार जैसे हथियार थे, क्रांतिकारी रास्ते थे और राजनीतिक समझौते भी हो रहे थे। बिल्कुल, और यहीं से आप कह सकती हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगले और सबसे बड़े चरण का मंच तैयार हो रहा था, गांधी युग का। हाँ, क्योंकि इसके ठीक बाद की घटनाएं देखें, 1919 का रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड। हाँ, फिर खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि लड़ाई अब एक नए और कहीं ज्यादा व्यापक स्तर पर जाने वाली थी।
सही। लेकिन उसकी नींव, उसका बेस, वो इसी 1885 से 1916 के दौर में तैयार हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे इन लगभग 30 सालों में भारतीय राष्ट्रवाद ने कितनी करवटें बदली। एक संगठित आवाज उठी, वो आवाज नरम से गर्म हुई, उसमें आम लोग जुड़े और धीरे धीरे स्वराज की मांग इस पूरे आंदोलन के केंद्र में आ गई। ये वाकई भारत के राजनीतिक रूप से जागने का, मैच्योर होने का दौर था। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, क्या लखनऊ समझौते में वो जो पृथक निर्वाचक मंडल को माना गया, क्या वो उस वक्त की राजनीतिक मजबूरी थी या एक रणनीतिक भूल जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचिए कि एक तरफ अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति चला रहे थे सोच समझकर, और दूसरी तरफ स्वदेशी आंदोलन में लोग धर्म जाति भूलकर सड़कों पर थे। वो एक स्पॉन्टेनियस, एक स्वतः स्फूर्त एकता थी। इस विरोधाभास के क्या मायने थे? यकीनन इस दौर पर जितना सोचें उतना कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग। नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर बात करने वाले हैं। वो 15 साल 1920 से लेकर 1935 तक। काफी उथल-पुथल वाला समय था ये, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इस दौर में बड़े बदलाव हुए और आजादी की लड़ाई ने एक नई शक्ल ली। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ। हाँ, क्योंकि इसी दौर में हमने देखा कि कैसे आंदोलन सड़कों पर उतरे, कैसे राजनीतिक बातचीत हुई और कैसे वो पूर्ण स्वराज का विचार सामने आया। तो चलें इन्हीं स्रोतों की मदद से इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारा मकसद यही है कि असहयोग आंदोलन से शुरू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक की जो मुख्य घटनाएं हैं उन्हें जोड़कर देखें और समझें कि उनका असर क्या रहा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन से। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 1920 में शुरू हुआ, पर एकदम से इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, माहौल तो पहले से ही बन रहा था। एक तो वो रौलट एक्ट था जिसने लोगों में बहुत गुस्सा भर दिया था। हाँ, वो काला कानून। जी। फिर जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ और साथ में तुर्की के खलीफा वाला वो खिलाफत का मुद्दा भी जुड़ गया। अच्छा। तो इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि बस एक चिंगारी की देर थी। गांधी जी ने इसी समय असहयोग का नारा दिया। और ये असहयोग था किस तरह का? मतलब क्या करना था इसमें? तरीका बहुत सीधा था पर असरदार। सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, अदालतें छोड़ दो, अंग्रेजों की दी हुई उपाधियां लौटा दो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो। और ये सिर्फ कुछ नेताओं की बात नहीं थी, इसमें लाखों, सच में लाखों आम हिंदुस्तानी जुड़े। शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। लाखों लोग, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर 1922 में, जैसा स्रोत बताते हैं, चौरी चौरा की एक घटना हुई और आंदोलन रोक दिया गया अचानक से। ये सिर्फ उस एक घटना की वजह से था? अभी इस तरह के बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग थे। ये तो है। अच्छा, असहयोग आंदोलन रुक गया तो उसके बाद क्या हुआ? एक तरह का खालीपन आया होगा। फिर 1923 में ये स्वराज पार्टी बनी। स्रोत बताते मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके मुख्य नेता थे। ये क्या था? कांग्रेस से अलग थे ये लोग? अलग तो नहीं, पर हाँ, कांग्रेस के अंदर ही एक अलग सोच थी ये। देखिए, जब आंदोलन वापस हुआ तो कई नेता निराश थे। हाँ, स्वाभाविक है। उनमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग थे। उनका मानना था कि परिषदों का पूरी तरह बहिष्कार करने के बजाय हमें चुनाव लड़कर परिषदों के अंदर जाना चाहिए। अंदर जाकर मतलब अंदर जाकर सरकारी नीतियों का विरोध करें, सरकार के काम में अड़ंगा डालें, एक तरह से सिस्टम के अंदर रहकर लड़ें। इन्हें प्रो चेंजर्स या परिवर्तनवादी कहा गया। अच्छा, दिलचस्प रणनीति थी ये, बहिष्कार से घुसपैठ तक। जी। जबकि दूसरे नेता थे जो रचनात्मक काम जैसे खादी, चरखा, अस्पृश्यता निवारण, इन पर जोर दे रहे थे। उन्हें नो चेंजर्स कहा गया। समझ गया। तो स्वराज पार्टी इसी अंदर जाकर लड़ने वाली सोच का नतीजा थी। बिल्कुल ठीक है। इसके कुछ साल बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका काम तो था संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना, लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ इतना जबरदस्त? जी, विरोध का मुख्य कारण, जैसा आपने कहा, बहुत साफ था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे।
एक भी भारतीय नहीं। एक भी नहीं। फैसला करने के लिए एक कमेटी बनी है और उसमें कोई भारतीय ही ना हो। ये तो सच में अपमानजनक बात थी। बिल्कुल, ये सीधे सीधे भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट थी। ऐसा लगा जैसे अंग्रेज कह रहे हो कि तुम अपने बारे में फैसला करने लायक ही नहीं हो। इसीलिए जहां भी सर जॉन साइमन और उनका कमीशन गया, वहां साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। अच्छा, तो इसी अपमान के जवाब में शायद भारतीयों ने खुद अपना संविधान बनाने की कोशिश की। वो नेहरू रिपोर्ट 1928 की। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का चैलेंज था ब्रिटिश सरकार को कि देखिए हम भी अपना संविधान बना सकते हैं। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस रिपोर्ट में क्या था, क्या मांग की गई थी? स्रोत बताते हैं डोमिनियन स्टेटस। ये क्या चीज थी उस वक्त? नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की। मतलब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसे आंतरिक स्वशासन का अधिकार मिलेगा, जैसे उस समय कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। अच्छा, पूरी आजादी नहीं? नहीं, पूरी आजादी नहीं। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत स्वशासन था। इसमें मौलिक अधिकार, एक संसदीय प्रणाली, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इन सब का खाका था। उस समय के हिसाब से तो ये भी बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये भारतीयों द्वारा तैयार किया गया अपने भविष्य का पहला विस्तृत संवैधानिक प्रस्ताव था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी और कांग्रेस के अंदर ही खासकर जो युवा वर्ग था, जैसे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग अब इससे संतुष्ट नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमें अब पूरी आजादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं। और यहीं पर मामला और पेचीदा हो गया। स्रोत बताते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वो 14 सूत्र पेश किए। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं थी। अब भारतीयों के आपस में भी भविष्य को लेकर, खासकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर गहरे मतभेद सामने आने लगे थे। अच्छा, मतलब मुस्लिम लीग को लगा कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हितों के, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पर्याप्त गारंटी नहीं है। तो जिन्ना के जो 14 सूत्र थे, उनमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जारी रखने, प्रांतों को ज्यादा अधिकार देने और केंद्रीय विधायिका में 1/3 सीटें आरक्षित करने जैसी मांगे प्रमुख थीं। तो ये वो मोड़ था जहां से मतलब सांप्रदायिक राजनीति और तेज हो गई। जी बिल्कुल, यहां से ये दरार और गहरी होती दिखने लगी, जिसकी गूंज हमें बाद में विभाजन तक सुनाई देती है। तो डोमिनियन स्टेटस पे तो सहमति बनी नहीं और कांग्रेस के अंदर भी अब पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज बुलंद हो रही थी। और फिर आता है वो ऐतिहासिक मोड़, 1929 का लाहौर अधिवेशन। स्रोत कहते हैं कि ये पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। यहाँ क्या हुआ था ऐसा खास? लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, वो सच में एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य आधिकारिक तौर पर डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी कंप्लीट आजादी घोषित कर दिया। पूरी आजादी, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। जी हाँ, बहुत बड़ा और साहसिक कदम। और इसी अधिवेशन में ये भी तय हुआ कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930? हाँ, और लोग पूर्ण स्वराज हासिल करने की शपथ लेंगे। इसीलिए तो आज भी 26 जनवरी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस के रूप में। ये उसी लाहौर संकल्प की याद दिलाती है। समझ गया। तो लक्ष्य तय हो गया, पूर्ण स्वराज। लेकिन अब इसे हासिल कैसे करना था? घोषणा तो हो गई, अगला कदम क्या था? अगला बड़ा कदम था 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, और इसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च से, है ना? स्रोत यही बताते हैं। जी हाँ। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? मतलब इतनी सारी चीजें थी, नमक ही क्यों? ये गांधी जी की कमाल की रणनीति थी। देखिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, हर घर में इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो है। और इस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना एकाधिकार जमा रखा था।
टैक्स लगा रखा था। ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक अन्याय था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था, समझ सकता था। तो गांधी जी ने इसे ही प्रतीक बनाया। वो साबरमती आश्रम से चले अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ। 78 लोग? हाँ, शुरुआत में 78 और करीब 240 मील पैदल चलकर वो समुद्र के किनारे बसे दांडी गांव पहुंचे। 240 मील पैदल? और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से खुद नमक बनाया और इस तरह ब्रिटिश कानून को तोड़ा। ये सिर्फ नमक बनाना नहीं था, ये एक प्रतीक था। बिल्कुल, ये ब्रिटिश राज की आज्ञा ना मानने का, उनके अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती देने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। और इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त हुआ। जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लग गई। जगह जगह लोगों ने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। नमक डिपो पर छापे मारे गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। बाप रे, मतलब ये असहयोग से भी बड़ा हो गया है। हाँ, ये कई ज्यादा व्यापक और चुनौतीपूर्ण था सरकार के लिए। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? चुप तो नहीं बैठी होगी। चुप कैसे बैठती? उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई, क्रूर दमन का सहारा लिया। गांधी जी समेत लाखों लोगों को, हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों? जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि गिरफ्तारियों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। शांति से प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई गईं, कई जगह गोलीबारी भी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन लोग डटे रहे। ये वो दौर था जब आम भारतीयों ने गजब का साहस दिखाया। एक तरफ तो ये जमीन पर संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ लंदन में बातचीत की कोशिशें भी हो रही थी। वो गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए भारतीयों को लंदन बुला रही थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। लेकिन उसमें कांग्रेस तो थी नहीं। नहीं, कांग्रेस के सब बड़े नेता तो उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से जेल में थे और कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर कोई भी बातचीत अधूरी ही थी। तो पहला सम्मेलन एक तरह से नाकाम रहा। ठीक है, तो फिर गांधी जी कब गए? स्रोत बताते हैं 1931 में दूसरे सम्मेलन में। हाँ, दूसरे सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। लेकिन उससे ठीक पहले मार्च 1931 में वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। अच्छा, वो गांधी इरविन पैक्ट? जी, गांधी इरविन पैक्ट। इसके तहत सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का वादा किया और बदले में कांग्रेस ने आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने पर राजी हो गई। तो गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए? हाँ, अकेले प्रतिनिधि बनकर। लेकिन क्या वहां बात बनी? स्रोत तो कहते हैं कि वो निराश लौटे। बिल्कुल, बात नहीं बनी। दूसरा सम्मेलन भी फेल हो गया। सबसे बड़ा पेंच फंसा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर। वही ये अलग निर्वाचन मंडल वाला मुद्दा। हाँ, वही। खासकर मुसलमानों और दलितों के प्रतिनिधित्व पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। ब्रिटिश सरकार भी कोई ठोस अधिकार देने के मूड में नहीं थी। गांधी जी भारत की एकता और पूर्ण स्वतंत्रता पर अड़े रहे, लेकिन मामला सांप्रदायिक सवालों में ही उलझ गया। तो वो खाली हाथ लौटे, निराश होकर, और भारत आते ही उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। दोबारा? हाँ, लेकिन इस बार आंदोलन उतना जोर नहीं पकड़ पाया और सरकार ने पहले से भी ज्यादा सख्ती से उसे कुचल दिया। इसी दौरान 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसने क्या किया? इसने मामले को और बिगाड़ दिया। इस अवार्ड ने जो अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी मुसलमानों, सिखों वगैरह के लिए, उसे न सिर्फ जारी रखा बल्कि इसका दायरा बढ़ाकर दलित वर्गों तक कर दिया। दलितों के लिए भी अलग? मतलब ये कि दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक चाल समझाओ। हाँ, ये तो विभाजनकारी लगता है। जी। गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया और यहीं पर वो प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ 1932 में। हाँ, पूना पैक्ट। ये गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था, है ना? बिल्कुल। गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? जी। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर थे जो दलितों के राजनीतिक हक के लिए लड़ रहे थे और उन्हें लगता था कि अलग निर्वाचन मंडल जरूरी है। तो टकराव की स्थिति बन गई। हाँ,
बहुत गंभीर स्थिति। आखिरकार बातचीत हुई और पूना पैक्ट साइन हुआ। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात तो वापस ले ली गई, लेकिन बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। चुनाव संयुक्त होंगे पर सीटें आरक्षित रहेंगी। अच्छा, तो ये एक तरह का समझौता था। हाँ, ये उस समय की जटिल सामाजिक और राजनीतिक हकीकत को दिखाता है। दलित अधिकारों की लड़ाई और पहचान की राजनीति का ये एक अहम मोड़ था। समझ गया। तो इतने सारे आंदोलन, बातचीत, समझौते, इस सब के बाद हम पहुंचते हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर। स्रोत कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी बात थी प्रांतीय स्वायत्तता। इसका क्या मतलब था असल में? इसका मतलब था कि प्रांतों को अब काफी हद तक अपने मामलों में आजादी मिल गई। प्रांतीय सरकारें अब पूरी तरह से चुने हुए भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गईं। पूरी तरह से? हाँ, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे जो प्रांतीय विषय थे, उन पर कानून बनाने और शासन चलाने का अधिकार अब भारतीय मंत्रियों का था। गवर्नर की कुछ विशेष शक्तियां तो थीं, लेकिन ये स्वशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, और इसी एक्ट के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस में 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई। इससे भारतीयों को पहली बार बड़े पैमाने पर सत्ता चलाने का अनुभव मिला। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्या इस एक्ट में कुछ ऐसा भी था जो आगे चलकर समस्या बना? स्रोत इशारा करते हैं कि वो अलग निर्वाचन मंडल वाली बात इसमें भी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस एक्ट का दूसरा और विवादास्पद पहलू था। एक तरफ तो इसने प्रांतों में लोकतंत्र बढ़ाया, भारतीयों को अधिकार दिए, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों वगैरह के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल थे, उन्हें न सिर्फ बनाए रखा बल्कि और पक्का कर दिया। ओह, तो उसने विभाजन की राजनीति को और बढ़ावा दिया। हाँ, अनजाने में ही सही, इसने अलग अलग धार्मिक पहचानों को राजनीतिक रूप से और मजबूत किया, समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। तो कह सकते हैं कि एक्ट ने एक तरफ स्वशासन का रास्ता खोला तो दूसरी तरफ विभाजन के बीच भी गहरे कर दिए। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें 1920 से 1935, तो क्या कुछ नहीं हुआ? असहयोग आंदोलन की वो लहर, फिर उसका थमना, स्वराज पार्टी का वो प्रयोग, साइमन कमीशन का वो राष्ट्रव्यापी विरोध, हाँ, फिर नेहरू रिपोर्ट के जरिए अपनी बात कहना, लाहौर में पूर्ण स्वराज का वो ऐलान, नमक सत्याग्रह जैसा अनोखा आंदोलन, और वो गोलमेज सम्मेलनों की कोशिशें, पूना पैक्ट का वो समझौता, और आखिर में 1935 का एक्ट जिसने प्रांतीय सत्ता दी। बहुत ही घना, बहुत ही घटनाओं से भरा दौर था ये। निश्चित रूप से ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई सचमुच जन आंदोलन बनी। गांधी जी का नेतृत्व इसमें केंद्रीय था, पर साथ ही हमने ब्रिटिश सरकार की वो दोहरी चाल भी देखी, कभी दमन, कभी थोड़ी रियायत। हाँ, वो लाठी भी और गाजर भी। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ भारत के अंदर भी अलग अलग समुदायों, वर्गों के बीच अपने हक को लेकर, अपने प्रतिनिधित्व को लेकर खींचतान तेज हो गई। खासकर वो सांप्रदायिक राजनीति जो आगे चलकर और बड़ी चुनौती बनी। सही कहा। आजादी की मंजिल तो दिख रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा और आजाद भारत कैसा दिखेगा, इस पर सवाल और गहरे होते जा रहे थे। जी। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि 1935 के एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता देकर भारतीयों को सत्ता का अनुभव तो दिया, लेकिन क्या अलग निर्वाचन मंडलों को जारी रखकर उसने अनजाने में राष्ट्रीय एकता की राह मुश्किल कर दी? क्या यहीं से वो रास्ते अलग होने शुरू हो गए थे जिन्हें बाद में जोड़ना नामुमकिन सा हो गया? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे कह सकते हैं तूफानी दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सिर्फ 5 सालों में, सोचिए सिर्फ 5 सालों में मुल्क की तकदीर बदल कर रख दी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 1942 से 1947 के उन बेहद अहम सालों की जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची और जिसका नतीजा हम सब जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता और हाँ, विभाजन भी। एक बहुत ही निर्णायक और उथल-पुथल भरा दौर था वो। हाँ, तो हमारे पास इस दौर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, कुछ नोट्स हैं, सवाल जवाब के रूप में भी हैं।
इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1947 की आज़ादी और बंटवारे तक की जो अहम घटनाएं थी, जो किरदार थे, जो फैसले लिए गए, उनको थोड़ा समझ सकें। मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन घटनाओं ने, उन फैसलों ने आज के भारत और पाकिस्तान की नींव आखिर कैसे रखी। सही कहा, जड़ों को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन 1942 तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। माहौल कैसे बन रहा था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। हाँ, वो एक बड़ा लैंडमार्क था। उसने प्रांतों को कुछ हद तक अपनी सरकार चलाने का अधिकार दिया, जिसे कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल, और इसके तहत 11 प्रांत बने थे ना? हाँ, 11 प्रांत बने और फिर 1937 में चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये भारतीयों के लिए मतलब स्वशासन का एक बहुत अहम तजुर्बा था। एक तरह का पहला कदम कहा जा सकता है। अच्छा, कह सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये स्वायत्ता पूरी नहीं थी। असली ताकत तो अब भी गवर्नर और वाइसरॉय के हाथों में ही थी। वो वीटो कर सकते थे। अच्छा, और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। ब्रिटेन ने भारत को भी इस जंग में शामिल कर लिया। हाँ, और यही वो मोड़ था जहाँ चीजें तेजी से बदली। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को शामिल करने से पहले यहाँ के नेताओं से पूछा तक नहीं गया। तो इसका क्या असर हुआ? जाहिर नाराजगी तो हुई होगी। नाराजगी बहुत ज्यादा। कांग्रेस ने इसके विरोध में अपनी सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा कदम था, एक तरह से सीधी टक्कर थी ब्रिटिश राज से। इस कदम ने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव बनाया और ये साफ कर दिया कि भाई अब भारतीय सिर्फ नाम की स्वायत्ता से संतुष्ट नहीं होने वाले, अब उन्हें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। इसी दबाव के बीच अंग्रेजों ने कुछ पेशकश भी की, जैसे वो अगस्त ऑफर। हाँ, 1940 में आया अगस्त ऑफर। उस वक्त वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ को। इसमें कुछ वादे थे, जैसे युद्ध के बाद ज्यादा भारतीयों को वाइसरॉय की काउंसिल में लेना, एक संविधान सभा बनाना। लेकिन वो भी नाकाफी रहा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात तो थी, लेकिन वो भी भविष्य में, युद्ध के बाद, और कोई तय समय सीमा नहीं थी। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे इसे। हाँ सर, स्टैफर्ड क्रिप्स आए मार्च 1942 में। माहौल तब और गर्म था। जापान तेजी से पूर्व में आगे बढ़ रहा था, रंगून पर कब्जा हो चुका था, भारत पर हमले का खतरा मंडरा रहा था। ब्रिटेन पर अमेरिका और चीन का भी दबाव था कि भारत का सहयोग हासिल करें। तो क्रिप्स क्या प्रस्ताव लाए थे? प्रस्ताव लगभग वही था, थोड़ा बेहतर रूप में। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, एक नई संविधान सभा बनाना और प्रांतों को यह अधिकार देना कि चाहे तो भारतीय संघ से अलग रह सकें। ये अलग रहने वाला प्रावधान तो मुस्लिम लीग के लिए? हाँ, ये एक तरह से पाकिस्तान की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार करने जैसा था, लेकिन इसमें भी पेंच थे। जैसे ये सब युद्ध के बाद होना था और डोमिनियन स्टेटस तब तक भारतीय नेताओं की मांग से बहुत पीछे छूट चुका था। उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज। और यहीं पे गांधी जी की वो मशहूर टिप्पणी आई थी। बिल्कुल, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जो खुद दिवालिया हो रहा है। क्या खूब कहा था। मतलब साफ था कि अब इन वादों पर भरोसा नहीं। जी, गांधी जी का इशारा साफ था। एक तो वादा भविष्य का है, ऊपर से उस ब्रिटिश सत्ता द्वारा दिया जा रहा है जो खुद युद्ध में कमजोर पड़ रही है। मतलब क्या गारंटी है कि यह वादा पूरा होगा? क्रिप्स मिशन की नाकामी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अब बातचीत से, अंग्रेजों के वादों से काम नहीं चलने वाला। और यहीं से जमीन तैयार हुई भारत छोड़ो आंदोलन की। बिल्कुल, द स्टेज वॉज सेट फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अगस्त में शुरू हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में जुलाई 1942 में इसका प्रस्ताव पास किया था। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव की पुष्टि की। ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। सही। और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, ये भी एक अहम सवाल है। वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, और ये जो नारा है भारत छोड़ो या क्विट इंडिया, ये किसने दिया था? अक्सर लोग सोचते हैं गांधी जी ने दिया होगा। एक दिलचस्प बात है, ये नारा गांधी जी ने नहीं बल्कि एक समाजवादी नेता थे यूसुफ मेहर अली, उन्होंने दिया था। गांधी जी को ये पसंद आया और उन्होंने इसे अपनाया। यूसुफ मेहर अली, उन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था शायद। हाँ, माना जाता है कि वो नारा भी उन्होंने ही दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली का था। गांधी जी का अपना नारा जो उन्होंने 8 अगस्त की रात को दिया, वो था करो या मरो, डू और डाई।
करो या मरो, ये तो मतलब बिल्कुल आर पार की लड़ाई का ऐलान था। गांधी जी के पिछले आंदोलनों से काफी अलग। बहुत अलग। इसका मतलब साफ था, अब या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब कोई बीच का रास्ता नहीं। ये गांधी जी के पिछले सत्याग्रहों से ज्यादा तीव्र, ज्यादा निर्णायक लड़ाई का संकेत था। इसके पीछे वजह क्या थी इतना बड़ा कदम उठाने की? कई वजहें थीं। एक तो क्रिप्स मिशन की नाकामी ने दिखा दिया था कि अंग्रेज आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाले। दूसरा, युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी, जरूरी चीजों की भारी कमी थी, जनता त्रस्त थी। तीसरा, पूर्व में जापान का खतरा बढ़ रहा था। लोगों को डर था कि अगर जापान आया तो अंग्रेज भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना दिया था। तो 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, सुबह सुबह ही। लेकिन अंग्रेज सरकार पूरी तरह तैयार थी। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत तेज और बहुत सख्त। आंदोलन शुरू होने के चंद घंटों के भीतर ही 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अज्ञात जगहों पर भेज दिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। और उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। तो जब सारे बड़े नेता जेल में थे तब आंदोलन का क्या हुआ? क्या वो वहीं थम गया? नहीं, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन लीडरलेस हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक तरह से स्वतःस्फूर्त मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया। आम लोगों ने, छात्रों ने, किसानों ने, मजदूरों ने कमान संभाल ली। अच्छा। किस तरह से चला फिर ये आंदोलन? शुरू में तो हड़तालें हुई, जुलूस निकले, लेकिन सरकारी दमन बढ़ने पर आंदोलन भूमिगत हो गया और कई जगहों पर हिंसक भी हुआ। सरकारी इमारतों पर हमले हुए, थानों पर तिरंगा फहराने की कोशिशें हुई, रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं, टेलीग्राफ के तार काटे गए, मतलब संचार व्यवस्था ठप करने की कोशिश हुई। और वो गुप्त रेडियो वाली बात? हाँ, वो भी इसी दौर की कहानी है। बंबई में उषा मेहता और उनके साथियों ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो चलाया। ये कई महीनों तक चलता रहा और लोगों तक खबरें, गांधी जी के संदेश और हौसला पहुंचाता रहा। ये बहुत हिम्मत का काम था। वाकई? तो ये आंदोलन देश भर में फैला? हाँ, कमोबेश पूरे देश में इसका असर देखा। खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये बहुत मजबूत रहा। कुछ जगहों पर जैसे बलिया यूपी और सतारा महाराष्ट्र में तो कुछ समय के लिए अंग्रेजी राज खत्म करके समानांतर सरकारें भी बना ली गई थीं। तो फिर इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? इसे तो आखिरकार अंग्रेजों ने दबा दिया। हाँ, सैन्य नजरिए से देखें तो अंग्रेजों ने इसे बड़ी निर्ममता से दबा दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी यह आंदोलन असफल नहीं था। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। कैसे? इसने दो बातें साफ कर दी। पहली, भारत की जनता अब किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और वो आजादी के लिए करो या मरो की हद तक जाने को तैयार है। दूसरी, अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब वो सिर्फ दमन के बल पर भारत पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकते। इस आंदोलन ने आजादी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ देश के बाहर भी एक मोर्चा खुला हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का। बिल्कुल। सुभाष बाबू की कहानी तो अपने आप में एक महागाथा है। वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, 2 बार अध्यक्ष भी रहे। हाँ, लेकिन गांधी जी से उनकी मतभेद हो गए थे। हाँ, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के प्रति रवैये को लेकर गांधी जी और कांग्रेस का बहुमत युद्ध में शामिल होने के खिलाफ था, लेकिन वो अंग्रेजों के दुश्मनों की मदद लेने के पक्ष में नहीं थे। जबकि बोस जी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ एक सुनहरा मौका है और हमें जर्मनी और जापान की मदद से भारत को आजाद कराना चाहिए। इसी मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हाँ, 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन जनवरी 1941 में वो भेष बदलकर कलकत्ता से निकले। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। पेशावर, काबुल होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की। उनका मकसद था जर्मनी में भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना बनाना। और फिर वहां से वो जापान कैसे पहुंचे? जर्मनी से उन्हें लगा कि शायद जापान ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि वो एशिया में लड़ रहा था। तो वो एक जर्मन पनडुब्बी, यू बोट और फिर एक जापानी पनडुब्बी से सफर करके 1943 में सिंगापुर पहुंचे। ये अपने आप में एक हैरत अंगेज यात्रा थी। और सिंगापुर में पहले से ही आजाद हिंद फौज मौजूद थी। हाँ, उसका गठन पहले हो चुका था। जापान में रह रहे पुराने क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस ने इसकी पहल की थी।
इसमें मुख्य रूप से वो भारतीय सैनिक शामिल थे जिन्हें जापान ने मलाया और सिंगापुर में ब्रिटिश सेना से युद्धबंदी बनाया था। कैप्टन मोहन सिंह ने इसके गठन में अहम भूमिका निभाई और आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी नाम भी शायद उन्हीं का दिया हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आकर इसकी कमान संभाली। हाँ जी, जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष बाबू ने आईएनए को पुनर्गठित किया, उसमें नया जोश भरा, उन्हें नेताजी की उपाधि मिली और उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, और वो दूसरा मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, ये नारा उन्होंने मलाया में सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया था। इसने भारतीय सैनिकों और आम लोगों में देशभक्ति की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। उनका एक और नारा था, जय हिंद, जो आजाद भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। गांधी जी ने भी तो उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। हाँ, मतभेदों के बावजूद गांधी जी सुभाष बाबू की देशभक्ति और त्याग का बहुत सम्मान करते थे। ये बोस जी की शख्सियत का ही कमाल था। नेताजी ने सिंगापुर में अपनी सरकार भी तो बना ली थी। बिल्कुल। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद यानी आजाद हिंद की अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद की स्थापना की घोषणा की। वो खुद इसके राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष बने। और इस सरकार को मान्यता भी मिली थी। हाँ, जापान, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नियंत्रण भी हासिल किया, जिनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। आईएनए का अपना झंडा भी था। हाँ, तिरंगा झंडा ही था, जिसके बीच में उछलते हुए बाघ, स्प्रिंगिंग टाइगर का निशान था। तो फिर आईएनए का सैन्य अभियान कैसा रहा? क्या वो दिल्ली पहुंच पाए? उन्होंने कोशिश बहुत की। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर 1944 में भारत की पूर्वी सीमा पर हमला किया। वो बर्मा पार करके भारत में कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गए। कुछ समय के लिए मोइरंग, मणिपुर में तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? दुर्भाग्य से कई कारणों से ये अभियान सफल नहीं हो सका। मॉनसून जल्दी आ गया, रसद और हथियारों की भारी कमी हो गई, जापानी वायुसेना का समर्थन नहीं मिला और दूसरी तरफ ब्रिटिश भारतीय सेना का प्रतिरोध बहुत मजबूत था। आखिरकार आईएनए और जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। ये एक बड़ी नाकामी थी। तो सैन्य रूप से आईएनए असफल रही। हाँ, अपने मुख्य लक्ष्य यानी दिल्ली पहुंचकर भारत को आजाद कराने में वो असफल रही। फिर अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही आईएनए का भी अंत हो गया और उसी दौरान एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर भी आई। हालांकि वो आज भी एक रहस्य है। लेकिन फिर भी आईएनए को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि आईएनए की कहानी सिर्फ सैन्य हार जीत की नहीं है। इसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर बहुत गहरा और दूरगामी था। वो कैसे? सबसे बड़ा असर देखा युद्ध के बाद 1945-46 में। अंग्रेजों ने आईएनए के पकड़े गए सैनिकों और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। पहला और सबसे मशहूर मुकदमा दिल्ली के लाल किले में 3 अधिकारियों पर चला। शाहनवाज खान मुस्लिम, प्रेम कुमार सहगल हिंदू और गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख। हाँ, ये तो बहुत सुनाया आईएनए ट्रायल्स। इसने पूरे देश में जैसे बिजली दौड़ा दी। लोगों ने इन तीनों को राष्ट्रीय हीरो की तरह देखा। उनके धर्मों का एक साथ होना भी सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बन गया, ऐसे समय में जब देश बंटवारे की तरफ बढ़ रहा था। जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? जबरदस्त प्रतिक्रिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लों शाहनवाज जैसे नारे गूंजने लगे। कांग्रेस ने भी मजबूती से इनका पक्ष लिया। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक बड़ी टीम ने उनका बचाव किया, जिसमें नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे दिग्गज शामिल थे। तो मुकदमे का फैसला क्या हुआ? कोर्ट मार्शल ने तीनों को दोषी पाया और सजा सुनाई। लेकिन जनता का दबाव इतना ज्यादा था और सेना के भीतर भी सहानुभूति थी कि तत्कालीन सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचनलेक ने वाइसराय पर दबाव डालकर अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सजा माफ कर दी। ये तो अंग्रेजों के लिए बड़ी हार थी। बहुत बड़ी नैतिक और राजनीतिक हार। इस एक घटना ने अंग्रेजों को शायद सबसे बड़ा झटका दिया। उन्हें समझ आ गया कि जिन भारतीय सैनिकों के दम पर वो राज कर गए हैं, अब उनकी वफादारी पर भी सवालिया निशान लग गया है। आईएनए ने भले ही मैदान जंग में हार देखी हो, लेकिन लाल किले के मुकदमे ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। तो एक तरफ आईएनए मुकदमे का ये असर, दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन का दबाव।
अंग्रेज समझ गए होंगे कि अब जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ भी दिया था। अब उनके लिए भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो उन्होंने फिर बातचीत की कोशिशें शुरू की। हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद बातचीत का दौर फिर से शुरू हुआ। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रति उनका रवैया थोड़ा नरम था। और वाइसराय भी बदल गए थे। लिनलिथगो की जगह वेवल आ गए थे। हाँ, लॉर्ड वेवल वाइसराय बनकर आ चुके थे। उन्होंने 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। कोशिश थी कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें ज्यादातर भारतीय सदस्य हों और एक तरह की अंतरिम सरकार बनाई जाए जो संविधान बनने तक काम करे। ये शिमला सम्मेलन सफल हुआ? नहीं, ये भी नाकाम रहा। मुख्य मुद्दा फिर वही था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर असहमति। मुस्लिम लीग का कहना था कि काउंसिल के सभी मुस्लिम सदस्य वो ही नामित करेगी, क्योंकि वही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। जाहिर है नहीं। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी। उसमें मौलाना आजाद जैसे बड़े मुस्लिम नेता थे। कांग्रेस का कहना था कि वो भी मुस्लिम सदस्य नामित करेगी। जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए और वेवल ने भी लीग की वीटो पावर को मान लिया। नतीजा, सम्मेलन बिना किसी समझौते के खत्म हो गया। तो बातचीत फिर अटक गई। हाँ, और इसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसने अंग्रेजों को और हिला दिया। वो था फरवरी 1946 का रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN का विद्रोह। नौसेना विद्रोह, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये बंबई में शुरू हुआ। HMIS तलवार नाम के जहाज के नौसैनिकों ने खराब खाने और अंग्रेज अधिकारियों के नस्लीय भेदभाव और बुरे बर्ताव के खिलाफ हड़ताल कर दी। अच्छा, सिर्फ खाने और भेदभाव का मुद्दा था? शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन जल्द ही इसमें राजनीतिक मांगे भी जुड़ गईं, जैसे INA कैदियों और अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई। और ये विद्रोह सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते बंबई बंदरगाह के लगभग सभी जहाजों और नौसैनिक अड्डों के करीब 20,000 नौसैनिक इसमें शामिल हो गए। 20,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये सिर्फ बंबई तक नहीं रहा। कराची, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम तक इसकी लपटें पहुंच गईं। नौसैनिकों ने जहाजों से यूनियन जैक उतारकर कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहरा दिए। ये सांप्रदायिक एकता का भी एक नजारा था। बंबई में तो आम जनता भी, खासकर मजदूर वर्ग, इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई और पुलिस फायरिंग में सैकड़ों लोग मारे गए। इस विद्रोह का क्या महत्व था? फौज में विद्रोह तो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। निश्चित रूप से। जैसा मैंने पहले कहा, INA मुकदमे ने सेना की वफादारी पर सवाल खड़े किए थे। अब नौसैनिक विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि अंग्रेज अपनी सेना पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। जिन कंधों के सहारे वो राज कर रहे थे, वही कंधे अब जवाब दे रहे थे। ये अंग्रेजों के लिए शायद आखिरी चेतावनी थी कि अब भारत से जाने का वक्त आ गया है। विद्रोह खत्म कैसे हुआ? आखिरकार सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझाने पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके साथ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि बाद में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस विद्रोह ने अपना काम कर दिया था। इन सब घटनाओं के दबाव में ही शायद ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भेजा। बिल्कुल सही। नौसेना विद्रोह के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वो भारत की संवैधानिक समस्या के हल के लिए अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय मिशन भारत भेज रहे हैं। यही था कैबिनेट मिशन। हाँ, मार्च 1946 में यह मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे। भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी आए थे, और नौसेना प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर। वाइसराय तब भी लॉर्ड वेवल ही थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ये विभाजन के लिए आया था? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य विभाजन को टालना और भारत की एकता को बनाए रखना था। उन्होंने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करने और एक अंतरिम सरकार बनाने में मदद करने का लक्ष्य रखा था। तो उन्होंने क्या योजना पेश की? उन्होंने मई 1946 में अपनी योजना पेश की। इसमें कुछ मुख्य बातें थीं। 1, पाकिस्तान की सीधी मांग को खारिज कर दिया गया। उनका मानना था कि यह व्यवहारिक नहीं है। 2, एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया। सबसे ऊपर एक कमजोर केंद्र सरकार होगी जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय होंगे। 3, प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप A हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप B उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान,
और ग्रुप सी उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल, असम। 4 इन ग्रुप्स को अपने अलग संविधान बनाने और मिलकर काम करने का अधिकार दिया गया। 5 एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाने थे। 6 जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक प्रमुख भारतीय दलों की एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था। ये तो काफी जटिल योजना लग रही है। इसमें विभाजन को टालने की कोशिश तो दिख रही है। हाँ, ये एक तरह से भारत को एकजुट रखते हुए मुस्लिम लीग की चिंताओं को दूर करने का प्रयास था। प्रांतों की ग्रुपिंग का प्रावधान इसीलिए रखा गया था। तो फिर ये योजना सफल क्यों नहीं हुई? कहाँ दिक्कत आई? शुरुआत में लगा कि शायद बात बन जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन असल दिक्कत आई ग्रुपिंग के प्रावधान की व्याख्या को लेकर। क्या मतलब? मुस्लिम लीग का मानना था कि प्रांतों के लिए अपने ग्रुप में शामिल होना अनिवार्य है, कंपलसरी। ग्रुप बी और सी मिलकर लगभग पाकिस्तान का ही स्वरूप ले लेते, जबकि कांग्रेस का कहना था कि प्रांतों को ये आजादी होनी चाहिए कि वो किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। खासकर असम, जो ग्रुप सी में था लेकिन हिंदू बहुल था, और NWFP, जो ग्रुप बी में था लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार थी। और नेहरू जी के एक बयान ने भी शायद मामला बिगाड़ दिया। हाँ, जुलाई 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के लिए स्वतंत्र है और वो कैबिनेट मिशन योजना में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है। इससे जिन्ना भड़क गए। बिल्कुल। उन्हें लगा कि कांग्रेस योजना की मूल भावना, खासकर ग्रुपिंग, को नहीं मानेगी। तो लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। बिल्कुल, लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और पाकिस्तान हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। तो कैबिनेट मिशन आखिरकार असफल रहा। हाँ, अपने मुख्य लक्ष्य यानी कांग्रेस और लीग के बीच समझौता कराकर भारत को एकजुट रखने में वो असफल रहा, लेकिन इसकी एक उपलब्धि जरूर थी। इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने आजाद भारत का संविधान बनाया। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। इसके चुनाव कैसे हुए? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। कुल 389 सीटें थीं, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों के लिए थी। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। मुस्लिम लीग ने भी अच्छी संख्या में सीटें जीती, खासकर मुस्लिम आरक्षित सीटों पर। इसकी पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, अब संसद का सेंट्रल हॉल, में हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। हाँ, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ते हुए इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। इसलिए बैठक में ज्यादातर कांग्रेस के सदस्य ही थे। अध्यक्ष कौन चुने गए? पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उपाध्यक्ष? HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष चुने गए। इसी सभा ने फिर संविधान बनाने का काम शुरू किया। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों और दर्शन की रूपरेखा थी, जैसे भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिलेगी, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा होगी। यही प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का आधार बना। और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। बिल्कुल, संविधान सभा ने कई समितियां बनाई अलग अलग विषयों पर काम करने के लिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष थे महान विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान तो अतुलनीय माना जाता है। निश्चित रूप से प्रारूप समिति ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेकर और सभा में हुई बहसों को ध्यान में रखकर संविधान का मसौदा तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सभा में पेश किया। इस पर लंबी बहसें हुई, संशोधन हुए और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो ये तो हुई संविधान सभा की बात, लेकिन देश चलाने के लिए एक सरकार भी तो चाहिए थी। अंतरिम सरकार कब बनी? हाँ,
कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही वाइसरॉय वेवेल ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया, क्योंकि लीग ने पहले मना कर दिया था। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में शपथ ली। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे? तकनीकी रूप से वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट थे। अध्यक्ष वाइसराय ही थे, लेकिन प्रभावी रूप से सरकार के मुखिया वही थे, इसलिए उन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इस सरकार में और कौन-कौन प्रमुख लोग थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, बाद में आजाद बने। CH भाभा वाणिज्य मंत्री बने। और मुस्लिम लीग? या वो बाहर ही रही? नहीं, कुछ समय बाद अक्टूबर 1946 में वायसराय के समझाने पर और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अच्छा। तो मिलकर काम किया उन्होंने। नाम के लिए शामिल तो हो गए, लेकिन उनका रवैया सहयोग का नहीं था। वो सरकार के अंदर रहकर ही पाकिस्तान की मांग के लिए लड़ रहे थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय मिला और कहा जाता है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके कांग्रेस के मंत्रियों के काम में अड़ंगा लगाया। तो सरकार का कामकाज मुश्किल हो गया होगा? बहुत ज्यादा। कांग्रेस और लीग के मंत्रियों में लगातार टकराव होता रहा। सरकार एक टीम की तरह काम ही नहीं कर पाई। ये कड़वा अनुभव भी उन कारणों में से एक था जिसने कांग्रेस के कुछ नेताओं को, खासकर पटेल को, ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद विभाजन ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। और इसी दौरान मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। हाँ, अंतरिम सरकार बनने से ठीक पहले, जब कैबिनेट मिशन योजना पर सहमति टूट गई और लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ली, तो जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का आह्वान किया। मकसद था पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव बनाना। लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है। जिन्ना के आह्वान का मतलब क्या था ये साफ नहीं था, लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। 16 अगस्त को कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स कहा जाता है इन्हें। हाँ, 4 दिनों तक कलकत्ता में हिंसा, लूटपाट और कत्लेआम का नंगा नाच हुआ। हजारों लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों, मारे गए। हजारों घायल हुए, बेघर हुए। प्रशासन काफी हद तक नाकाम रहा हिंसा रोकने में। ये हिंसा सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रही? नहीं, कलकत्ता की आग फिर दूसरी जगहों पर भी फैली। बंगाल के नोआखली में हिंदुओं के खिलाफ भयानक हिंसा हुई। फिर इसकी प्रतिक्रिया में बिहार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई। गांधी जी ने इस हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और बिहार की यात्रा की। वो अकेले ही दंगाग्रस्त इलाकों में घूमे, शांति की अपील की। ये उनका सबसे साहसिक काम माना जाता है। इन दंगों ने क्या विभाजन को अनिवार्य बना दिया? देखिए, इतिहास में अनिवार्यता कहना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इन दंगों ने माहौल को इतना ज्यादा जहरीला बना दिया, अविश्वास की खाई इतनी गहरी कर दी कि साथ रहना लगभग नामुमकिन लगने लगा। इसने विभाजन की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। अंग्रेजों को भी लगा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और जल्दी से जल्दी सत्ता सौंप कर निकलना ही बेहतर है। और फिर आखिरकार आए लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। बिल्कुल। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जून 1948 तक हर हाल में भारत को सत्ता सौंप देगा, चाहे भारतीय नेता किसी समझौते पर पहुंचे या ना पहुंचे। और इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का नया वाइसरॉय नियुक्त किया। माउंटबेटन कब आए? माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए। वो एक शाही परिवार से थे, युद्ध नायक थे और एक करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्हें बहुत तेजी से सत्ता हस्तांतरण का काम सौंपा गया था। उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने आते ही भारतीय नेताओं नेहरू, पटेल, गांधी, जिन्ना, लियाकत अली सबसे ताबड़तोड़ मुलाकातें शुरू की। वो बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गए कि भारत को एकजुट रख पाना अब संभव नहीं है। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे और कांग्रेस भी अब भारी मन से ही सही विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करने लगी थी, ताकि और खून खराबा न हो और कम से कम बाकी भारत एकजुट रह सके। तो माउंटबेटन ने ही विभाजन की योजना पेश की। हाँ, सिर्फ 2 महीने के अंदर उन्होंने एक योजना तैयार कर ली, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है, क्योंकि इसे 3 जून 1947 को सार्वजनिक किया गया था। इस योजना में क्या था? इसमें साफ तौर पर भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। मुख्य बातें थीं, 1, भारत का बंटवारा होगा और 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनेंगे, भारत और पाकिस्तान।
2. पंजाब और बंगाल प्रांतों का भी बंटवारा होगा क्योंकि इनमें हिंदू और मुस्लिम आबादी मिलीजुली थी। इसके लिए इन प्रांतों की विधानसभाओं के हिंदू और मुस्लिम बहुल जिलों के प्रतिनिधि अलग अलग वोटिंग करेंगे। 3. सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाएं तय करेंगी कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। 4. उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी NWFP में जनमत संग्रह कराया जाएगा। 5. असम के सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह होगा। 6. देसी रियासतों को आजादी होगी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। हालांकि स्वतंत्रता का विकल्प बाद में हटा दिया गया। 7. सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा, यानी एटली की जून 1948 की डेडलाइन से भी पहले। इस योजना पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी? इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें भी पार्टी के फैसले को मानना पड़ा। यह किसी के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त यही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता दिख रहा था। और सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त क्यों चुनी गई? कहा जाता है कि माउंटबेटन ने यह तारीख खुद चुनी थी। 15 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस समय दक्षिण पूर्व एशिया कमांड के सुप्रीम कमांडर थे। उनके लिए ये तारीख भाग्यशाली थी। तो 3 जून योजना के आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने कानून पास किया। हाँ, बहुत तेजी से। माउंटबेटन योजना की घोषणा के तुरंत बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इसे जुलाई 1947 में शाही मंजूरी मिल गई। इस कानून में क्या मुख्य बातें थीं? इस कानून ने 3 जून योजना को कानूनी जामा पहना दिया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रावधान किया। ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया। वॉयसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को रद्द करने का पूरा अधिकार दिया गया। देसी रियासतों पर से भी ब्रिटिश सर्वोच्चता पैरामाउंटेंसी समाप्त कर दी गई। ये सब वाकई बहुत तेजी से हुआ। शायद इसीलिए नेहरू जी ने माउंटबेटन की तारीफ की थी। हाँ, शायद इसीलिए नेहरू ने उन्हें द ग्रेटेस्ट इंग्लिशमैन एवर बॉर्न कहा था, संभवतः उस गति और निर्णायकता के संदर्भ में जिससे उन्होंने सत्ता हस्तांतरण को अंजाम दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस तेजी की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी, खासकर विभाजन की प्रक्रिया में। विभाजन का मतलब था सीमा रेखा खींचना, पंजाब और बंगाल का बंटवारा होना था। ये काम कैसे हुआ? ये काम 2 सीमा आयोगों बाउंड्री कमीशंस को सौंपा गया, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। दोनों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को बनाया गया, सर सिरिल रैडक्लिफ, जो एक ब्रिटिश वकील थे। क्या रैडक्लिफ को भारत के बारे में जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। उन्हें भारत के भूगोल, समाज या संस्कृति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। शायद इसीलिए उन्हें चुना गया था कि वो निष्पक्ष रहेंगे। हर आयोग में उनके अलावा 4 सदस्य थे, 2 कांग्रेस द्वारा नामित और 2 मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तो सीमा का निर्धारण कैसे किया गया? रैडक्लिफ को बहुत कम समय दिया गया था, सिर्फ कुछ हफ्ते। उन्होंने धार्मिक आधार पर आबादी के आंकड़ों और कुछ हद तक अन्य कारकों जैसे संचार लाइनें, सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखकर सीमाएं तय की। लेकिन दोनों तरफ के नामित सदस्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए आखिरी फैसला रैडक्लिफ को ही लेना पड़ा। जो रेखा खींची गई उसे रैडक्लिफ रेखा कहा गया। हाँ, लेकिन सबसे विवादास्पद बात यह थी कि ये रेखाएं तय तो 12 अगस्त 1947 तक हो गई थीं, लेकिन इन्हें सार्वजनिक किया गया 17 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के 2 दिन बाद। ऐसा क्यों किया गया? माना जाता है कि माउंटबेटन ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि बंटवारे की हिंसा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर ना आए। लेकिन इस देरी ने भ्रम और अफरा तफरी को और बढ़ा दिया। लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि 15 अगस्त को वो भारत में है या पाकिस्तान में। जब रेखाएं सामने आई तो लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों में विदेशी बन गए और फिर भयानक हिंसा और विस्थापन हुआ। हाँ, विभाजन मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक साबित हुआ। पंजाब और बंगाल में भयानक दंगे भड़क उठे, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी, महिलाओं के साथ अकल्पनीय अत्याचार हुए। यह आजादी की बहुत भारी कीमत थी। आखिरकार वो दिन आया। पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। हाँ, 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिल्ली में भारत की आजादी का ऐलान हुआ।
नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेहरू के अनुरोध पर वो जून 1948 तक इस पद पर रहे। उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। और प्रधानमंत्री तो नेहरू जी ही थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में कौन बने? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, जिन्हें वहां कायदे आजम कहा जाता है। और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। एक और सवाल, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के। और भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ? सर क्लॉड ऑचिनलेक। इस पूरे दौर में कुछ और व्यक्तित्व और घटनाएं भी थीं जिनका जिक्र जरूरी है, जैसे 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ, वो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हुआ था। जब अगस्त ऑफर विफल हो गया तो गांधी जी ने सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका मकसद युद्ध का नैतिक विरोध करना था। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। वो कांग्रेस के संस्थापकों में से थे और उन्होंने ही ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर करने वाली ड्रेन थ्योरी दी थी। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा? ये नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाया शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने। ये क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा बन गया था। तो ये थी कहानी 1942 से 1947 तक की। भारत छोड़ो आंदोलन का करो या मरो का जज्बा, नेताजी और आईएनए का संघर्ष, कैबिनेट मिशन जैसी बातचीत की नाकाम कोशिशें, अंतरिम सरकार की अंदरूनी खींचतान, संविधान सभा का निर्माण और आखिर में आजादी की सुबह, लेकिन साथ में बंटवारे का गहरा जख्म। वाकई एक ऐसा दौर जिसने बर्रे सगीर यानी भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। बहुत तेजी से घटनाएं घटी, बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिनके नतीजे अच्छे और बुरे दोनों तरह के हुए और जिनका असर आज भी हम अपनी राजनीति, समाज और रिश्तों पर महसूस करते हैं। इस दौर की पेचीदगियों को, अलग अलग किरदारों के नजरियों को, उनके सामने मौजूद विकल्पों और मजबूरियों को समझना आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। हमने देखा कि कैसे बातचीत के लगभग सारे गंभीर प्रयास विफल हुए, सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता गया, हिंसा भड़क उठी और अंततः विभाजन को ही शायद एकमात्र व्यवहारिक हल मान लिया गया। क्या उस वक्त के हालात में इतने सारे विरोधी दावों, दबावों और गहरे अविश्वास के बीच क्या सचमुच कोई और नतीजा संभव था? क्या विभाजन को टाला जा सकता था, या फिर वो उस समय की एक दुखद मगर अनिवार्य हकीकत बन चुका था? इस पर शायद सोचना जरूरी है।